कोई पूछे ताल्लुक तो बता देना। दो जिस्म में एक जान बसती है। अच्छा भई बताओ क्या है अच्छी खबर। दादी ने मुतवज्जे होते हुए कहा। नाना अबू की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, अब तो उन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अब वो अल्लाह के पास जाने वाले हैं, इसीलिए जाने से पहले वो चाहते हैं कि अपने इकलौते बेटे और अपनी इकलौती बेटी के उस बहन भाई के रिश्ते को वो अपनी नज़रों के सामने मजबूत कर जाएं। इसीलिए इन्होंने शहरीन आपी और समद भाई की शादी की तारीख फिक्स कर दी है। महरीन ने तफसील से आगाह किया। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, अपिया और समद भाई तो खुश ही हो गए होंगे। कितना मज़ा आएगा ना मोर शादी में। मनफरह ने अभी से शादी के मज़े लेते हुए कहा। लेकिन एक बड़ी खबर भी है। मनफरह वक्तन उदास थी उस खबर को सुनाते हुए। नाना अबू ने कहा है वो अपिया की मुकम्मल शादी अपने पास अपने घर में ही करना चाहते हैं। शादी के तमाम फंक्शंस अपने घर में करना चाहते हैं, ताकि शॉपिंग भी वो चाहते हैं वहीं इस्लामाबाद से की जाए। और इन्होंने कहा कि शादी की तारीख क्योंकि अप्रैल 20 रखी गई है, लुत्जा हम लोग मार्च 20 करने पूरे एक माह पहले वहां पहुंच जाएं। बात के दरमियान उसने वक्फा देकर मनफरह की शक्ल देखी, जिस पर वाज हैरानगी और दुख रकम था। फिर बात जारी रखी। फ्रीमी ने मम्मी पापा और अपिया हम सब ने नाना अबू की बहुत मनती की कि नाना अबू हमें मनफरह को भी शादी में शरीक करना है, हम शादी यहीं से करेंगे। लेकिन नाना अबू नहीं माने, इनका कहना है वो ये तमाम खुशियां अपने घर में देखना चाहते हैं। फिर हमने उनसे ये भी कहा कि अच्छा हम इतनी पहले नहीं आ सकते, एक हफ्ता पहले आ जाएं। वो ये भी नहीं माने। फिर मैंने कहा कि नाना अबू मुझे तो कॉलेज जाना है, मैं तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, ये मैंने तुम्हारे पास रखने के लिए कहा था। तो नाना अबू ने कहा तुम अपना कोर्स के आना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीन पोते पढ़े हुए हैं, तुम ही पढ़ा देंगे। वो किसी भी तरह नहीं माने मनफरह। बात खत्म करके उसने यासिद से अपनी दोस्त को देखा। कोई बात नहीं मोरो, नाना अबू की ख्वाहिश है, तुम सबको जरूर जाना चाहिए। आंखें नमकीन पानी से भर चुकी थी, बस पानी छलकना बाकी था। इसके दुख की वजह शरीन की शादी में शरीक होना न था, बल्कि इसका दुख ये था कि वो खानदान जिससे इसका कल्बी रिश्ता है वो एक माह के लिए उससे दूर जा रहा था। चाचों के जाने के बाद मोर और इसके घर वालों का ही तो आसरा था, और अब उन्हें भी जाना था। वो शिकवा करना चाहती थी अपनी दोस्त से, लेकिन वो जानती थी कि मोर तमाम कोशिशें करने के बाद ही इसे बताने आई है। मुझे माफ़ कर दी दादी और फ्री में आप दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, और सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मी और अपिया भी कल से बार बार नाना अबू को फ़ोन करके यही बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। बस पता नहीं अचानक से नाना अबू को क्या हो गया। मैं क्या करूं मनफरह अब? मुअरीन ने यासिद से पूछा। तुम कुछ न करो बेटी, बस घर जाओ और खुशी खुशी अपने नाना के पास जाने की तैयारी करो। आखिर इनका भी तो हक है ना कि वो अपने बच्चों की खुशी अपनी नज़रों के सामने देखें। मी और मनफरह हम बलकल ठीक हैं, हमारी फिक्र बलकल न करो। दादी ने इसका हाथ सलाते हुए कहा। हम और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, कल हम कॉलेज चलते हैं, अपनी छुट्टियां रजिस्टर करवा के तुम तमाम बक्स वगैरह ले लेना, फिर वहां से मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि तुम सबकी पैकिंग करवा दूं, ठीक है ना? और अपिया से भी मिल लूंगी ना। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस दादी को अस्पताल लेकर जाने का थोड़ा मसला होगा, अल्लाह इसमें भी मदद कर देगा इंशाल्लाह, और फिर तुम देखना यूं गुजर जाएगा 1 महीना। मनफरह ने मोर से ज्यादा खुद को मुतमईन किया था। मुझे मुआफ कर दो फ्री। मनफरह की आंख से आंसू रवा हुए। मैं तमही अकेले। मनफरह ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसे गले लगाया था और कहा, मैं जानती हूँ यार दुनिया मुझे अकेला छोड़ सकती है, लेकिन मेरी दोस्त नहीं। लेकिन अगर तुम वाकई मेरी अच्छी दोस्त हो तो टेंशन फ्री होके जाओ, ठीक? उसने ताइदन पूछा। मोर ने मुस्करा कर सर हिलाया। कोमा 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 कोमा। मोर कुछ देर और वहां बैठी। इन्होंने उन 2 दिनों में करने वाले कामों की लिस्ट बनाई। कॉलेज जाना था, मनफरह को सारी ग्रोसरी और दादी की दुआएं लॉकर रखनी थी ताकि बार बार बाहर न जाना पड़े। पैकिंग करनी थी। तमाम कामों को अच्छी तरह प्लान करके मोर अपने घर चली गई और साथ में मनफरह की मुस्कराहट भी ले गई। इसके जाने के बाद कितनी ही देर तक मनफरह लाउंज में उदास बैठी रही। इसकी उस अदासी को दादी ने आंख तोड़ा। मेरी बेटी ऐसे क्यों बैठी है? जाने वाले तो जाया ही करते हैं, भला कभी कोई जाने वाले को रोक सका है? और वैसे भी आज शरीन की शादी है, कल मोर की भी तो होगी ना, तब भी तो तमही इसके बगैर ही रहना होगा ना। दादी ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसने मुस्करा कर अपने आंसू पूंछे और अपने कमरे में चली गई। शायद इसे अभी अकेले में और रोना था, और यही वो वक्त था जब वो ये भी नहीं जानते थी कि उस दोस्ती में तो इसे और भी रोना होगा।
कोमा 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 कोमा। अगला दिन बेहद मसरूफ था, पहले कॉलेज फिर वहाँ से दादी की दुआएं फिर कुछ घरेलू सामान, ये सब लेती लेते इसे शाम हो गई थी। लेकिन दादी के हवाले से वो मुतमईन थी कि उनके घर में नफीसा आंटी को वो कहकर आई थी कि ज़रूरी सामान लाना है, इसे देर हो जाएगी, लेकिन जब तक वो न आए आप नहीं जाएगा। तमाम कामों से फारग होकर वो मोर से कल आने का वद्दा करके घर की तरफ रवाना हो गए थी। कोमा 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 कोमा। बास क्या मुझे जल्दी छुट्टी मिल सकती है? शरीम ने अकराम साहब से मुस्नुई संजीदगी से सवाल किया। क्यों, तुमने डेट पर जाना है? दूसरी तरफ भी मुस्नुई संजीदगी थी। अरे बास, अपने ऐसे किस्मत कहूं कि कोई दोशीज़ा हमारे साथ डेट पर जाए। ऐसे जवाब दिया गया जैसे सामने वाला बेस्ट फ्रेंड हो। क्यों, तुम्हारी किस्मत क्या टंट करा के आई है? अकराम साहब भी भला किसी से कम थे। नहीं, हमारी अच्छी किस्मत हमारे पास आ ही रही थी कि रिश्ते में इन्हें हमारे बासनमा बाप ने पकड़ लिया और आधे रिश्ते से ही वापस कर दिया। इसे भी अपने बाप से सवासेरी करने में मज़ा आता था। अकराम साहब ने उस बार सिर्फ घूरने पर ही इक्तिफा किया था। बताओ छठी क्यों चाहिए बरखुरदार? इन्होंने फाइल खोलते हुए पूछा। वो जो आपने यासिर साहब को लाहौर भेजा है ना, तो इन्होंने कहा था कि इनके घर वालों की खैरियत लेता रहूं, तो बस ज़रा इनके घर जाना है हाय हेलो करने। वो कम ही संजीदा होता था। हाँ हाँ, वहाँ ज़रूर जाओ, लेकिन सिर्फ हेलो हाय करने नहीं जाना, बल्कि वहाँ जाकर पूछ लेना किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ला देना, कोई भी मसला तो इसे हिल कर देना या मुझे फ़ोन कर देना, समझ गए? इन्होंने शरीम को अदायत देते हुए कहा। जी बास, और कोई हुक्म? शरीम ने सर को खम देते हुए कहा। हाँ, और अपनी ये मुसखरियों वहाँ न दिखाना, कहीं वो भी शुरू हो जाओ। अकराम साहब ने चश्मे के पीछे से घूरते हुए कहा। ऐसा न करना, मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बास। वो मुस्कुराहट दुबाए कहता बाहर निकल गया। अकराम साहब अपनी कुर्सी पर बैठे इसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। कोमा 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 कोमा। दरवाज़ा 2 बार बजाने के बाद खोल दिया गया था। इस्लाम अलैकुम, उसने बाहर से ही सलाम किया क्योंकि अंदर वाले लोग अभी इसे जानते न थे। वल्लैकुम अस्सलाम जी बेटा, आप कौन? नफीसा आंटी ने सलाम का जवाब देने के बाद पूछा। मैं शरीम मुल्क हूँ, आमिर भाई की कंपनी। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि नफीसा आंटी बोली। हाँ हाँ बेटा, मैं किचन गई। आंटी ने इसे अंदर बुलाते हुए कहा। ये मुझे जानती है? वाह शरीम, क्या बात है, आधी दुनिया तुझे जानती है। इसे अंदर ही अंदर एक खुशगवार हैरत हुई। आप मुझे कैसे जानती हैं? सवाल फिर भी कर ही डाला। अरे वो जाते हुए आमिर साहब बताकर गए थे कि कंपनी से एक लड़का आएगा, बस इसीलिए मैं तमही किचन गई। नफीसा आंटी ने साफगोई से जवाब दिया। इसके चलते कदम एकदम साकत हुए, सारी खुशफामी हवा की तरह अधर अधर बखर गया। अफमी तो एवी खुश हो रहा था। मूड बिगड़ गया और कदम फिर से आंटी के पीछे चलने लगे। अम्म, ये वो लड़का आ गया है जिसका आमिर साहब बोल कर गए थे। नफीसा आंटी इसे दादी के पास ले गईं। अरे नफीसा, कोई नाम भी होगा इसका, तुम इसके नाम से पकारो। उन्होंने तनबीहा की। इस्लाम अलैकुम, शरीम ने अदब से दादी को सलाम किया। वल्लैकुम अस्सलाम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरा नाम शरीम अली है। इसने मुस्कुरा कर बताया। बहुत प्यारा नाम है बेटा। लेकिन बेटा, आपको उस तकलीफ की क्या ज़रूरत थी? आपको अपने भी कितने काम होंगे जो आप छोड़ के यहाँ आए। दादी ने प्यार से शरीम से कहा। अरे मुझे बेटा भी कहती हैं और अपने पास आने को तकलीफ भी कहती हैं, भला बड़े बुजुर्गों के पास कुछ वक्त बैठना, उनसे हाय हेलो कर लेना तकलीफ कहाँ होती है दादी। और वैसे भी आपके पास आऊँगा तो इसी बहाने आफत से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। इसने मुस्कुरा कर कहा। वो यहाँ भी शुरू हो गया था। आदत से मजबूर। दादी ने इसकी बात पर हंसते हुए कहा, लगता है आपस में दिल नहीं लगता। और साथ साथ नफीसा से भी कहा, जाओ बच्चे के लिए कुछ ठंडा पीने के लिए लाओ और कुछ खाने को भी ले आना। अरे दादी, भला आपस भी कोई दिल लगाने की जगह है? मेरा बस चले ना तो मैं खुद पर आपस रोज जाने पर पाबंदी लगा दूं। लेकिन मेरा बस चलता ही कहाँ है। इसकी शिकायतें यहाँ भी शुरू हो चुकी थीं। बेचारा मुज़लूम। बेटा, लेकिन आपस तो रोज जाना चाहिए ना, मेहनत मजदूरी करते रहने में ही इंसान की अजमत है। दादी की नसीहतें शरीम पर भी शुरू हो चुकी थीं। जी जी बिल्कुल, मुस्कुराकर कहा गया। नफीसा आंटी ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाकर ले आई थीं और अब इसे पेश कर रही थीं। बेटा, उस वक्त तो तमही बस यही मिल सकता है, मेरी पूती आती होगी फिर वो आकर खाना बनाएगी, तुम खाकर जाना, ठीक है ना?
दादी ने इसे खाने के लिए रोका। अरे दादी, अब तो मैं आता रहूंगा, अभी आप ये बताएं किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मैं ला दूं, दवाई या और खाने वगैरह का सामान। अरे नहीं बेटा, मनफरह सब सामान लाती होगी, इसीलिए इसे आज देर भी हो गया है, उन्होंने इसे सहूलत से इनकार करते हुए कहा। इसी वक्त दूर बील बजी। लगता है मनफरह आ गई है, दादी ने नफीसा आंटी को भेजते हुए कहा। आप बैठी, मैं देखता हूँ। घर में मर्द के होते हुए औरत दरवाजे पर जाए अच्छा नहीं लगता। उसने आंटी को वापस भेज दिया। कौन? खोलने से पहले पूछना न भूला था। हाय, मेरे घर से किसी मर्द की आवाज। ये मेरा ही घर है ना? तसदीक करने के लिए एक बार फिर बाहर से सही से देखा। सारी दुनिया के जज्बात एक तरफ, तुझसे वो पहली मुलाकात एक तरफ। जी कौन? शरीम ने पूछते साथ ही दरवाजा खोला था। आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आप ऐसे किसी के घर में बुला इजाजत कैसे आ सकते हैं? आपको अंदर आखिर आने किसने दिया? वो हकीकतन किसी मर्द को घर में देखकर परेशान हो गई थी। अजीब व गरीब स्विचें इसके जहन में आ रही थीं, इसीलिए बना रुके एक साथ इतने सवाल कर दिए। सामने वाला शख्स भी शरीम था, कमजोरों, मजबूरों और मददगारों की मदद करना जहां इसकी शख्सियत का अहम जुज़ था, वहीं हर संजीदा बात को भी मजाक का रुख देना भी इसके अंदर कोट कोट के भरा था। इसका वास्ता लड़कियों से ज़रा कम ही था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में बस इसकी अपनी ही बुबाइस गीदरंग थी, फिर इसके बाद बस इंडस्ट्री में वक्त गुजरता था। बहन इसकी कोई थी नहीं, कज़न्स में बेहद मज़ाह से ही मकबूल था, लेकिन सारी कज़न्स या तो उससे बहुत बड़ी थीं या बाकी सब छोटी। किसी डरपोक और इतनी जल्दी घबरा जाने वाली लड़की से पहली बार सामना हुआ था तो वो इतने आराम से शिकार कैसे हाथ से जाने देता। वो दरअसल हमने आपका ये घर अभी 2 घंटे पहले आपकी दादी और चाचू से खरीद लिया है, बेहद संजीदगी से जवाब दिया गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी सुबह तो मैं दादी को यहीं छोड़ के गई थी। अब भला ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने? इसका सर घूमने लगा था, वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। वह शायद आपके चाचू आपकी दादी को अपने साथ ले गए हैं ये घर बेचकर। इसकी संजीदगी में जरा फर्क नहीं आया था। क्या आपको यकीन है कि वो चले गए हैं? मनफरह ने आंसू जब्त करते हुए सवाल किया। कहकर तो यही गए थे कि अब ये घर आपका हवा हम जा रहे हैं। अब संजीदगी के साथ साथ अफसरदगी भी शामिल थी। वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मैं कहीं जाऊंगी अब। ब्राउन आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसने उन्हें साफ करते हुए रुख मोड़ा और वापस जाने लगी। उससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलती, शरीम को इसकी आंखों से आंसू बहते देखकर कुछ ठीक न होने का एहसास हुआ। अरे रखिए, आप तो रोने लग गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे आपको चाचू ने भेजा है, मैं मुल्क इंडस्ट्री से आया हूँ। अब की बार ब्राउन आंसुओं से भरी आंखों में पहले ढेर सारी हैरत औद आई, फिर चंद ही सानिये बाद खफगी और जमाने भर का गुस्सा समट आया था। इसका दिल चाहा जितने बड़े अलकाब इसे आते हैं सब इसे संड डाले, लेकिन इसने सिर्फ एक लफ्ज मुंह से निकाला था जो इसका पसंदीदा था, ज़कोटा जिन। और साथ ही पैर पिटखती वॉकआउट कर गई थी। जिनका फ्रिक्सानी शरीम, जो कि पहले तो बजाय शर्मिंदा होने के अधर अधर देखने में मशगूल हो गया था, लेकिन जैसे ही इतना अच्छा लुत्फ सना तो आंखें हैरत से फट गईं। ह्यूं इतना हैंडसम और चार्मंग लड़का इसे ज़कोटा जिन लग रहा है। हना लगता है उसने मुझे गौर से नहीं देखा। इसे रह रह कर ज़कोटा जिन वाले लुक पर गुस्सा आ रहा था। इसकी सारी ड्रामेबाजी का मनफरह ने सही बदला लिया था। कोमा 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 कोमा। आप ही हमारे यहाँ कराची में तो इतने अच्छे अच्छे माल्स हैं, अगर हम यहीं सारी शॉपिंग यहीं से करते तो कितना अच्छा होता ना। पता नहीं हमें वहाँ की चीज़ें पसंद आएंगी या नहीं। मुअरीन ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, जिसमें से इसे अभी लेकर जाने वाले कपड़े सलेकट करने थे, जबकि शहरीन इसके साथ कपड़े सलेकट करवा रही थी कि कहीं वो सारी अलमारी ही न रख ले। मुअर, तमही ये कपड़ों और ऊपर चीज़ों की फिक्र हो रही है, जबकि मेरा दिल तो अभी तक मनफरह की तरफ से दिखी है। इसे कितने अरमान थे ना मेरी शादी के। वो कहती थी मेरा कोई बहन या भाई नहीं है, मैं आपकी शादी में अपने सारे शौक पूरे करूंगी। लेकिन ये अचानक से नाना अबू को पता नहीं क्या हो गया है। उसने बेदिली से मुअर के कपड़ों की तह लगाते हुए कहा। अपिया मैं तो मनफरह की तरफ ध्यान ही नहीं लेकर जा रही, क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि हम इसे यहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा जाने का दिल ही नहीं करता। मेरा दिल हर काम से अचाट हो जाता है, इसीलिए मैं अपना जहन दूसरी तरफ लगा रही हूँ। उसने असल बात बताई। और सनु, शादी खत्म होते ही तुम बाबा के साथ वापस आ जाना, कुछ भी बहाना बनाना पड़े बनाना, लेकिन अगर नाना अबू मजीद और रखने पर असरार करें तो मामा को रखने देना, तुम बाबा के साथ आ जाना।
शहरीन ने तहाए हुए कपड़े सूटकेस में रखते हुए कहा, अपिया आपके वलीमे के अगले दिन ही मेरी बाबा के साथ वापसी है। मैं बाबा को बता भी चुकी हूँ और मुमा ने भी कह दिया है कि वो भी फौरन वापसी आएंगी। असद ने तो आज दोबारा नाना अबू को फोन किया था, वो अपनी पढ़ाई का बहाना बना रहा था। तो पता है नाना अबू ने क्या कहा? नाना अबू कहते हैं ठीक है मत आओ, अब एक ही बार आना जब मैं सफ़ेद कफन में लिपटा हूँगा। असद तो रोने ही लग गया था उस बात पर। पता नहीं नाना अबू उस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। महरीन ने परेशानी से कहा, मुअर बेशक नाना अबू का ये राया इनकी उम्र की वजह से है, लेकिन कल मामा भी कह रही थी कि कोई और बात भी है जो वो अपने सारे बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं। शहरीन ने शम्सा बेगम की बात से आगाह किया, हम जो भी है अब वो तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। मुअर ने कपड़ों को सेटिंग से रखते हुए कहा, अच्छा अब तुम बाकी खुद करो, मैं जरा असद और राहिद के कपड़े भी रखवा लूं, मुमा तो खुद मसरूफ हैं। शरीन ने कमरे से निकलते हुए कहा, कोमा 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 कोमा। दादी ने इसे आता देखकर आवाज लगाई थी, मनफरह बेटा बहुत देर लगा दी, सब खैरियत है ना? वो इसकी खामोशी पर परेशान हुई। इस्लाम अलैकुम जी दादी, सब ठीक है, बस ये सामान लेने में कुछ देर हो गई। मनफरह ने गसे और रोने के बाउस लाल होती आंखों को नीचे ही मरकूज रखा था, क्योंकि अगर दादी देख लेती तो परेशान हो जाती और फिर इसे सब बताना पड़ता, और वो ये नहीं चाहती थी। वो सामान सूफे पर रख एक देखी नज़र शरीम पर डालकर अपने कमरे में चली गई थी। वो सचमुच डर गई थी, एक लम्हे के लिए वक्तन इसे लगा था सब इसे छोड़ गए, वो बलकल अकेले है, कहीं जाएगी कहीं रहेगी, बस इसी वजह से वो डर गई थी और अब कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। शरीम इसे ऐसे रंजीदा जाते देखकर बेहद शर्मिंदा हुआ था, इसके दिल को उस नाजुक सी लड़की को रोता देखकर कुछ हुआ था। इसका मकसद हरगिज़ इसे रुलाना या दुखी करना न था, लेकिन वो शायद ये नहीं जानता था कि जो पहले हालात से डर के जी रहे हूँ उन्हें हमारा थोड़ा सा मजाक मजीद डरा देता है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, शायद थक गई है इसलिए ऐसा कर गया है, वरना मेरी बेटी तो मेहमानों की बहुत इज्जत करती है। चलो आओ तुम बैठो, दादी ने शरीम को वजाहत दी। अरे दादी, हो सकता है वो बहुत थक गई हूँ, कुछ देर बाद जब थकन उतरेगी तो ठीक हो जाएगी, आप परेशान न हों, और सामान देख लें, अगर किसी चीज़ की कमी है तो मैं ला देता हूँ। शरीम ने उन्हें मुतमईन करना चाहा। नहीं बेटा, सामान कुछ नहीं चाहिए, सब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बैठ जाओ, खाना खा कर जाना। नहीं दादी, अभी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। घर से बाहर निकलने से पहले उसने एक नज़र उस कमरे की तरफ डाली थी जहाँ वो रोती हुई लड़की गुम हुई थी। कोमा 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 कोमा। अगला दिन मनफरह के लिए अदासी भरा दिन था, लेकिन फिर भी इसे खुद को सबके सामने मजबूत जाहिर करना था, दादी के सामने भी और मुअर के सामने भी। वो सुबह जल्दी ही उठ गई थी ताकि जल्द अज जल्द अजीम हाउस पहुंच जाए। यूं इनके साथ एक पूरा दिन भी गुजार लेगी और इनकी मदद भी करवा देगी। नफीसा आंटी, मैं मुअरों की तरफ जा रही हूँ, शाम हो जाएगी, वापसी तक आपने जब तक दादी के पास ही रहना है, सब सामान मैं कल ले आई थी, आपका जो दिल चाहे पका लीजिए। गा, और वो जो कल आए थे क्या नाम था पता नहीं, अगर आज भी आई तो आप दादी से कह देगा कि उन्हें मना कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, हमें किसी एरे खैरे की ज़रूरत नहीं है। ये शायद कल का गसा था जो अभी तक न उतरा था। इसने दादी से खुद इसलिए नहीं कहा था क्योंकि इसे पता था दादी नहीं मानेगी और अपने घर आने वाले मेहमान को कभी मना नहीं करेंगी, इसीलिए उसने अपना पैगाम आंटी के जरिए पहुंचा दिया था। दादी के पास जाकर उन्हें दुआओं की तलक़ीन करके सलाम करती हुई वो मुअर के घर की तरफ निकल गई थी। कोमा 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 कोमा। दो आंसू भरी आंखों ने इसे कल से अब तक बेचैन कर रखा था, वो चाहकर भी वो चेहरा और सुर्ख आंखें अपने जहन से झटक नहीं पा रहा था। इसे उस वक्त शायद नदामत थी, लेकिन वो अब वो नादम था और बार बार खुद को कोस रहा था कि तूने ऐसी अजीब हरकत क्यों की थी, और अगर कर भी ली थी तो फौरन सॉरी भी कर लेना चाहिए था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो मुस्तकिल इंतजार में था कि दोपहर हो और वो दोबारा आमिर भाई के घर जाकर उस लड़की से मुआफ़ी मांग ले।